आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर मिलती। मोदी मोदी स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल वासी दिल की गहराई से हिमाचल की वादियों में अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति का, परंपरा का, जीवन का अभिन्न अंग है। हिमाचली परंपरा का निर्वहन करते हुए देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके अभिनंदन के लिए सादर निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। हिमाचली टोपी, शॉल एवं स्मृति चिन्ह, कांगड़ा लघु चित्र भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए सादर आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। स्मृति चिन्ह कांगड़ा लघु चित्रकला का समृद्ध इतिहास है। स्मृति चिन्ह में महीन चित्रांकन द्वारा प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर उकेरी गई है। खूबसूरत वादियां, खेत खलिहान, मेहनतकश निवासी, आदर्श ग्राम्य परिवेश की अनूठी छटा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सपनों की परिकल्पना को साकार करता श्रेष्ठतम, समृद्ध, खुशहाल गांव। धन्यवाद, शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार की 1 वर्ष की स्वर्णिम उपलब्धियों की विकास यात्रा पर आधारित पुस्तक ईमानदार प्रयास का 1 साल विकास का के विमोचन के लिए सादर विनती है श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से। शख्सियतों को जन्म लेने के लिए किसी समय विशेष या परिस्थिति विशेष की दरकार नहीं होती। सभी काल और परिस्थितियां उनके अनुरूप होती हैं। उनका जन्म एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। जो पुरुष अपने अथक प्रयासों से प्रवाह मोड़ता है वो युग पुरुष कहलाता है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अटल इरादों से, अटल विश्वास के साथ निरंतर कर्मभूमि में रत भागीरथी प्रयासों से भारत की तस्वीर बदल दी। हम आपका देवभूमि हिमाचल में इस्तकबाल करते हैं। भावुक एवं चिरविस्मरणीय पल हैं। अपने आदर्श पुरुष को स्वयं के बीच पाकर यहाँ की वादियाँ, यहाँ के निवासी गर्व से भरे जा रहे हैं। बाहें फैलाए ये वादियाँ, ये घटाएं
और हम सब करबद्ध आपका अभिनंदन कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेशवासियों को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का सदैव स्नेह और आशीर्वाद मिला। राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया, स्वर्शस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास बनाया। पेश है स्वर्णिम हिमाचल की संकल्पना को साकार करता वृत्त चित्र, ईमानदार प्रयास का 1 साल विकास का। मैं हिमाचल हूँ। हिमालय के आंचल में बर्फ की चादर ओढ़े वादियां, मनोहारी दृश्यावली, फलों से लदे बागान, मेहनतकश लोग। 27 दिसंबर, पिछले वर्ष आज ही के दिन सुहानी सुबह की दस्तक देती खूबसूरत तस्वीर आज भी मेरे जहन में ताजा है। सब कुछ अलग था, नया नया सा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गौरवमयी उपस्थिति में युवा हाथों में सत्ता हस्तांतरण। मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नए दौर में नई स्फूर्ति संग नई शुरुआत। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की राह पर शिखर की ओर बढ़ने लगा हिमाचल। प्रगति की जय जयकार होने लगी क्योंकि सब कुछ बदलने लगा। मैं हिमाचल हूँ, भीतर तक सुखद एहसास से पुलकित। हमारा लक्ष्य हिमाचल को आगे बढ़ाने का है। हमारा लक्ष्य हिमाचल को विकास के राह पर तेज गति से आगे बढ़े लक्ष्य को हासिल करे, जुनून को छुए, अलग पहचान के साथ देश में हिमाचल को जाना जाए, पहचाना जाए, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं और हमने उस लक्ष्य के साथ काम करने की कोशिश की। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने हिमाचल को हर क्षेत्र में आदर्श एवं अनुकरणीय राज्य बनाने का बीड़ा उठाया। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए 11 महीने का कार्यकाल समर्पित किया और इस बात को मैं कह सकता हूं कि एक दिन की छुट्टी लिए बिना हमने कहा कि 11 महीने का कार्यकाल हिमाचल की जनता के लिए जहां समर्पित किया है, वहां मैं देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में हमको जो सहयोग केंद्र से मिला है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनते ही मानवीय दृष्टिकोण से सराबोर पहला निर्णय लिया। बिना किसी आय सीमा के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को 1300 रुपए मासिक पेंशन देने का। मेरे को 700 मिलता था, पहले 75 साल मेरी उम्र है, 1300 मिले। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूं। मुझे पहले वृद्धा पेंशन में थी 700 रुपया और अब मिलेगी 1300 रुपया। मेरी उम्र 74 साल हो गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। 80 साल से नहीं 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको सबको पेंशन। प्रदेशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जन्म हुआ जनमंच का। घर द्वार के समीप ही पहुंचने लगी सरकार जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए। जनता के धन और समय की बचत होने लगी। हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में एक जनमंच का कार्यक्रम हर महीने हुआ करेगा। सभी जिलों में महीने में एक बार और 3 बड़े जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में महीने में 2 बार जनमंच का आयोजन किया जाने लगा। अब तक आयोजित जनमंचों में 25,227 शिकायतें प्राप्त हुई। 20,062 का मौके पर ही समाधान किया गया। मुख्यमंत्री जनमंच जो रखा हुआ है वो हमेशा चलना चाहिए। हम लोग दफ्तरों के कई बार चक्कर लगाए, ये हो नहीं पाया जी। जिस दिन हमने एप्लीकेशन दिया तो उसके तुरंत बाद ही हमारा नल के सैंक्शन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की समस्याओं को समझा और प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 87,000 गैस कनेक्शन दिए। प्रदेश में उज्ज्वला से शेष बचे परिवारों के लिए सहारा बनकर उभरी गृहिणी सुविधा योजना।
हिमाचल में मार्च 2019 तक कोई भी परिवार गैस कनेक्शन के बिना नहीं रहेगा। हमें मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने गैस सिलेंडर रेगुलेटर सब दिया, उनके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं तो इससे पहले हम लोग गोबर वगैरह लकड़ी वगैरह जलाते थे, जिससे बहुत धुआं निकलती है, जो हमारी आंखों में जलन वगैरह होती है। इसलिए गैस के आने से बहुत सारी सुविधाएं आसान हो गई खाना बनाने में। गृहिणी सुविधा जो मिली जयराम ठाकुर जी थे, बड़ा बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिम केयर स्कीम शुरू हुई। अब आयुष्मान भारत योजना से बचे हुए सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना रोजगार और स्वरोजगार सृजन में मील पत्थर साबित हुई। मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं। मुझे इसमें 30% सब्सिडी मिली है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने एक युवा जनरेशन के लिए कुछ नया सोचा और नया किया। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। स्वावलंबन योजना जिसके अंतर्गत जो है 25% उस नौजवान को जो है सरकार पैसा देगी, बाकी का पैसा वो लगाएगा तो अपना छोटा कारोबार शुरू करने के। 15 से 20 नवंबर तक चली स्टार्टअप यात्रा के दौरान 3000 युवाओं ने स्टार्टअप के लिए स्वयं को पंजीकृत करवाया। प्रदेश में दीर्घकालिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण एवं अनछूहे स्थलों को विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना आरंभ हुई। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन, शिमला के चांशल में स्की डेस्टिनेशन और मंडी के जंजैहली में इको टूरिज्म परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। पौंग, कोल और भाखड़ा बांधों के जलाशयों में जल क्रीड़ा और साहसिक गतिविधियां विकसित की जा रही हैं। सैलानियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए शिमला और चंडीगढ़ के मध्य हेली टैक्सी सेवा वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सरकार के प्रयासों से अब घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में उड़ान चरण 2 का शुभारंभ चंडीगढ़ शिमला, शिमला कुल्लू और शिमला धर्मशाला के मध्य होगा। एंटी हेलनेट लगाने, गौशालाओं को पक्का करने और इनके नवीकरण के लिए 80% उपदान दिया जा रहा है। पुष्प क्रांति योजना, मुख्यमंत्री हरित गृह नवीकरण योजना और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से खुशहाली के नए द्वार खुल रहे हैं। इन पर कुल 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 338 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 111 सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गयी, जिनसे 17,881 हेक्टेयर कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से 950 करोड़ रुपए की जल से कृषि को बल, प्रवाह सिंचाई योजना एवं सौर सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार के सहयोग एवं माननीय राज्यपाल के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना नए आयाम तय कर रही है। आगामी 3 वर्षों में पूरा प्रदेश प्राकृतिक खेती के अधीन लाया जाएगा। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग बंद होने से खर्च कम होगा, कृषकों की आय बढ़ेगी और सभी को स्वास्थ्यवर्धक कृषि उत्पाद उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से फसलों का बचाव हुआ। सौर ऊर्जा चलित बाड़बंदी के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ खेतों में नीलगाय, बंदर, सूअर वगैरह सारे जानवर यहाँ पर आते जाते थे, बहुत ज्यादा नुकसान करते थे यहाँ पर। और इन्होंने हमको सोलर फेंसिंग लगवाई और इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। मानसून का भयावह रूप अनेक अमूल्य जानें लील गया। तत्काल केंद्र सरकार के सहयोग से युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 7 हेलीकॉप्टर जुट गए।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मुख्यमंत्री जी मुझे बताइए, आप बताइए क्या किया जा सकता है। मैंने कहा मेरे हजारों की तादाद में हमारे लोग जो है पैटर्न की दृष्टि से घूमने आए लोग लाहौल स्पीति में गाड़ियों के अंदर फंसे पड़े हैं, उनको जिंदा निकालना 5 फुट बर्फ में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, रास्ते बंद हो गए। और प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कहा और मुझे भी कहा कि डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करिए आप। मैंने उनसे भी बात की, 7 हेलीकॉप्टर दिल्ली से जाकर के उन लोगों को जिंदा गाड़ियों से निकाल करके सुरक्षित जाकर कुल्लू में पहुंचा। युद्ध स्तर के प्रयासों से चंबा के विद्यालय में फंसे 800 बच्चों को भी सुरक्षित बचाया जा सका। संकट आज से पहले भी कई आए होंगे, लेकिन इस प्रकार की मदद कभी भी केंद्र से नहीं आई होगी। महिलाओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए गुड़िया हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1515 की शुरुआत हुई। गुड़िया हेल्पलाइन के प्रति सीएम साहब ने जो कदम उठाए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब मुश्किल घड़ी में किसी भी तरह की सहायता के लिए 112 नंबर का शुभारंभ हुआ। 3391 सरकारी विद्यालयों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं अक्टूबर 2018 से आरंभ की गई। जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र में पहला अटल आदर्श आवासीय विद्यालय खोला गया। अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगस्याड़ से किया। नशे के सौदागरों से कड़ाई से निपटने के लिए विधानसभा में बिल पारित हुआ। अब चुटकी भर नशा भी पकड़ा गया तो गैर जमानती अपराध होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री गुणवत्ता नियंत्रण सेल योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित बना रहा है। प्रदेशवासी आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष की अल्पावधि में 8 नई परियोजनाओं के लिए प्रदेश को 9,689 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली में सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको हिमाचल प्रदेश के लिए पूरा सहयोग दे। मैं हिमाचल हूँ। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ईमानदार प्रयास का 1 साल विकास का सुमधुर स्मृतियों का खजाना बन गया। प्रत्येक हिमाचल वासी विकास और खुशहाली की इस यात्रा में दिल से सहयात्री बना। जन जन का हृदय से आभार। मंजिलें अभी और भी हैं, आओ मिलकर साथ चले। ये थी 1 वर्ष की झांकी। परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरतम कैसा इति अब, सुसम्मित हर्षित कैसा श्रम, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में जन जन ने कदम मिलाए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति हुई। युवा कर्मठ गतिशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता जी की। आज के इस एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आज हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि धर्मशाला में
हम सबको अपना आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने के लिए आए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जो हमारे लिए कई बार मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, हिमाचल प्रदेश की इस धरती से जुड़े और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री शांता कुमार जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी के प्रभारी और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, वीरेंद्र कश्यप जी, रामस्वरूप शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सबका यह सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात, जहां एक वर्ष पहले शिमला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और ये हिमाचल के इतिहास में हमेशा स्मरण किया जाएगा, याद किया जाएगा कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद उस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी हमको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और मैं समझता हूं यह भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। एक साल के पश्चात फिर से हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आज धर्मशाला में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपका यहां पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये धर्मशाला एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में यह धर्मशाला पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान के साथ अपनी पहचान कायम किए हुए है। एक तरफ धौलाधार की ये ऊंची पहाड़ियां जो बर्फ की चादर ओढ़ करके बहुत सुंदर लगती हैं, और दूसरी तरफ दलाई लामा जी का पवित्र स्थान भी यही धर्मशाला में है। और उसके साथ साथ में अगर कहूं देवभूमि का अगर मैं जिक्र करता हूं तो देवभूमि के साथ साथ मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद वीर भूमि के रूप में भी जाना जाए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी, जो इसी कांगड़ा की धरती से संबंध रखते हैं, कारगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र अगर पूरे देश भर में मिलते हैं, 2 हिमाचल प्रदेश को मिलते हैं।
हम भूल नहीं सकते कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान को, सूबेदार संजय कुमार के बलिदान को, और उनके साथ साथ में सौरभ कालिया और सुधीर वालिया, उनकी शहादत को हमेशा हम स्मरण करते हैं। और खास तौर से इस छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने सेना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको संबोधन सुनने को मिलेगा, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। 1 साल का कार्यकाल बीता, काम करते करते बीता, और मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले जब हम काम की शुरुआत की और हमारी सरकार का पहला निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं रहा, हमने एक निर्णय किया। वो निर्णय ये किया कि हिमाचल प्रदेश में 70 साल की आयु के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, आज के इस कली युग में हम महसूस करते हैं, घर परिवार में सब कुछ होने के बावजूद, परिवार भरा पूरा होने के बावजूद भी वहां बुजुर्गों की सेवा जिस रूप में होनी चाहिए उसमें कमी अनुभव करते हैं। बुढ़ापा जिंदगी का बहुत बुरा वक्त होता है, उसमें हमने सहारा बनने की कोशिश की और निर्णय किया, पहला कैबिनेट का निर्णय 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए सबको पेंशन 1300 रुपए की पेंशन का निर्णय लिया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में इस जिम्मेवारी के साथ, हिमाचल प्रदेश में जहां मुझे इस काम करने का सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से मिला, जो मंच पर हमारा नेतृत्व उपस्थित है, यह मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं हिमाचल प्रदेश को करीब जा करके समझूं और हिमाचल प्रदेश भी हमको अच्छी तरह से समझ सके, उस दृष्टि से बहुत आवश्यक था। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रवास करके पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और दौरा करने के साथ साथ में जहां विकास को गति देने की आवश्यकता थी वहां विकास को गति देने की भी कोशिश की। बहुत सारी योजनाओं के साथ शुरुआत करने के बाद हम आगे बढ़ने की हमने कोशिश की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई 30 योजना को जहां हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की, जिसका जिक्र आज यहां पर जो हमारी जो प्रदर्शनी लगी उसमें हमने कुछ बातों का जिक्र किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पहला और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम अगर मैं कह सकता हूं, हमारे गांव के लोगों को शहर में जाकर के दफ्तरों के चक्कर कम हो, बार बार किसी छोटे काम के लिए बार बार जाने की आवश्यकता महसूस ना हो, इस बात के लिए हमने कोशिश की कि गांव के लोगों का काम गांव में हो सके। उस दृष्टि से एक निर्णय किया, हमने हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम हमने जनमंच रखा। जनमंच में हमने तय किया कि हर जिले में, हमारे 12 जिले हैं, 12 जिलों में 12 मंत्री जाकर के वहां पर जाकर के अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर सभी अधिकारियों के साथ बैठे और बैठ करके समय पर, उसी समय पर उनके समाधान करने के लिए कोशिश करें। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में 20,000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। किसी को पेंशन लगनी है, निर्णय वहीं पर किया गया। किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना है, उसका निर्णय वहां पर तय करके जो है मेडिकल सर्टिफिकेट हाथों के हाथ दे दिया गया। किसी को गैस का कनेक्शन मिलना है, उसके सारे कागजात वहां पर पूरे कर दिए गए। किसी को पेंशन लगनी है, इस तरह से बहुत सारी, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सारी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से वहां हमने काम करने की कोशिश की। मुझे लगता है उस दृष्टि से बहुत इस कार्यक्रम को लोकप्रियता मिली। और साथ साथ में मैं इस बात को भी महसूस करता हूं, हमारे विपक्ष के साथी बहुत विचलित हैं इस निर्णय से और उस बात को लेकर के वो परेशान होने की वजह से बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का, जहां हमने उज्ज्वला योजना को आपके आशीर्वाद से, केंद्र से जिस प्रकार से, जिस मकसद के साथ, जिस मंशा के साथ आपने शुरुआत की,
हिमाचल प्रदेश में उसको लागू करने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे घर ऐसे जहां पर गैस का चूल्हा घर में होता नहीं था, पड़ोस में जाकर के देखने के लिए जाते थे कि ये चूल्हा जलता कैसे है, ये चूल्हा गैस का बंद कैसे होता है, उस पर खाना कैसे बनाया जाता है। उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली उज्ज्वला योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में गांव में घर घर में चूल्हा पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1,20,000 परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसे छूट रहे थे जिन परिवारों को गैस का चूल्हा उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हमने एक निर्णय किया, हमने कहा आदरणीय मोदी जी का दायित्व तो पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के 1,20,000 उन परिवारों को भी गैस का चूल्हा अपनी प्रदेश सरकार की योजना के माध्यम से, और उस योजना का नाम गृहिणी सुविधा योजना रखा, उस योजना के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के मामले को लेकर के, जिस विषय को लेकर के आपने पूरे देश भर में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुझे लगता है कि विश्व की एक अनूठी योजना, कि बीमार आदमी कोई हो ना, अगर हो जाए तो सरकार उसकी सेवा करे, उस दृष्टि से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज करने का प्रावधान, मदद करने का प्रावधान आपने पूरे देश के लिए समर्पित किया, देश के लिए शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कुछ छूट रहे थे लोग, कुछ परिवार छूट रहे थे, उन परिवारों का निर्णय हमने किया। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हम हिम केयर के नाम से सभी हिमाचल प्रदेश के ऐसे लोगों को जिनको गंभीर बीमारी के कारण बहुत परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता है, उनकी मदद के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में उस योजना के अंतर्गत हमने कोशिश की, और उस कोशिश में हमने भी तय किया कि 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज जो है उसके प्रावधान के अंतर्गत उनको लाया। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के साथ शुरुआत करने के साथ साथ हिमाचल बहुत सुंदर प्रदेश है, पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से सहमत हैं कि अभी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करना बाकी है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। हम आपके आभारी हैं, आपके आशीर्वाद से पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए एडीबी का हमको जो है 1900 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद मिली है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये छोटा सा 1 साल का कार्यकाल जो प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहा, मैं इस बात को कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार से हमको हमेशा सहयोग मिला, हमेशा बहुत बड़ी मदद मिली। और जो मदद अगर मैं कह सकता हूं, इस 1 साल के कार्यकाल में लगभग 9,500 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए केंद्र से सहायता मिली। इसलिए सचमुच में इस बात को हम महसूस करते हैं, देश को आपकी आवश्यकता है, आपके नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन हम हिमाचल वासी इस बात को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, हमको आपकी बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है। हम चाहते हैं कि आपका नेतृत्व लंबे समय तक चले। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, जहां देश की आवश्यकता आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, आज हिमाचल की आवश्यकता भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमको मदद के रूप में जिस प्रकार से मिल रही है, केंद्र से सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम हिमाचल की ओर से आपको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले समय में इस बात को हम जरूर कहना चाहते हैं, जहां 2014 के चुनाव में 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जहां से जीत करके गई थी, 100% योगदान हिमाचल प्रदेश का रहा। और मैं अब की बार भी इस बात को सुनिश्चित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता और हम सब मिल करके, कि 4 की 4 सीटें फिर से आदरणीय मोदी जी को हम वहां पर जीत करके दें, ताकि आप देश का लंबे समय तक नेतृत्व कर सकें। बहुत सारी बातें, बहुत सारी योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की हैं, वो प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में और गति से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितना हम हिमाचल प्रदेश को समझते हैं, आप उससे कम नहीं, उससे ज्यादा समझते हैं। छोटी सी बात पर आप हिमाचल प्रदेश का किसी भी गांव का जिक्र कर देते हैं, उस गांव में क्या हुआ, चाहे वो हमारा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू है, चाहे वो मनाली है, चाहे वो हमारा कांगड़ा, कहीं भी
जब भी आपसे मिलना होता है, हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों के साथ आपने काम किया है, साथ दिया है, उन सबको एक एक नाम से स्मरण करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के नाते हमें कोई व्यक्तित्व आज तक, नेतृत्व आज तक नहीं मिला। आपके आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि ये अपनापन जो हिमाचल के साथ आपका वर्षों का एक रिश्ता बना है, ये बना रहे, ये मजबूत हो। उस दृष्टि से हम सब लोग मिल करके जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, उनको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बार मैं फिर से आज के इस 1 साल के इस कार्यकाल पूरे होने पर मैं आपका फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करने के साथ स्वागत करता हूं और आप सबका आपके आशीर्वाद को आने वाले समय में इसी रूप में हम हिमाचल प्रदेश के लोग अनुभव करते रहे, महसूस करते रहे, इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से हिमाचल देवभूमि में आपका अभिनंदन, स्वागत। और हिमाचल प्रदेश से हम आश्वस्त करके आपको कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जहां भी जरूरत होगी, प्रदेश भला ही छोटा है, भले ही छोटे होने के साथ साथ में यहाँ पर अलग तरह की परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन जहां भी आवश्यकता होगी हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े होंगे। इतनी बात कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नीम के पत्तों की खुशबू तुलसी से छनकर आई हो, लाल गुलाबों की महक गंगा तट नहाई हो, यमुना से कृष्ण छुआ जल मांगेंगे तेरे अर्पण के लिए, और चांद खोल स्याही में शहद की कलम से लिखेंगे तेरा नाम, भारत भारत भारत। बड़े उत्साह और उल्लास के साथ प्रदेश के हर कोने से यहाँ पधारे हिमाचल वासी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का भारत भू के हिमालय के आंचल हिमाचल में तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। समूचे विश्व में भारत का वैभव बढ़ाकर देशवासियों को गौरवान्वित करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और 1.25 अरब देशवासियों के दिलों की धड़कन परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से आदर सहित विनती है, हमें आशीर्वाद देकर हमारे मार्गदर्शन के लिए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जगत प्रकाश नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन डिब्बों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सीट से बनाया गया है, प्लास्टिक का, ताकि उसमें यात्रा करने वाला पूरी यात्रा के दरमियान भी प्रकृति को दर्शन कर सके, प्रकृति का आनंद लूट सके। टूरिज्म के लिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इरादों का उसमें सीधा सीधा संदेश भी है। इस काम को करने का हमने प्रयास किया। रेलवे से जुड़ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
करीब 15,000 करोड़ रुपए के खर्च से 4 बड़ी रेल लाइन, इन पर काम चल रहा है। नांगल बांध तलवारा परियोजना, चंडीगढ़ बद्दी, भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रूट और ऊना हमीरपुर रूट, 15,000 करोड़ रुपए से रेल नेटवर्क, ये भी आने वाले दिनों में आधुनिक हिमाचल की दिशा में एक नई गति देने वाला काम मैं समझ सकता हूं। आज सामान्य मानवी भी, मेरा एक सपना रहा है कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको भी हवाई जहाज में जाने का अवसर होना चाहिए। हिमाचल में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हवाई यात्रा का महत्व बहुत है और भारत सरकार ने उड़ान नाम की योजना बनाई, बहुत ही सस्ते में यात्रियों को लाना ले जाना। उसका शुरुआत भी मैंने शिमला आकर के की थी। अब आने वाले दिनों में इसका विस्तार भी होने वाला है। हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ हुई है और भी सेवाएं प्रारंभ होने वाली है और इससे सीधा लाभ हिमाचल के टूरिज्म को मिलने वाला है। कनेक्टिविटी का एक नया, यानी जल हो, थल हो, नभ हो, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके उसको बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हिमाचल का उज्जवल भविष्य, ट्रांसफॉर्मेशन हिमाचल का अगर करना है तो 2 पटरी की गाड़ी है। उस 2 पटरी की गाड़ी, एक है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है टूरिज्म। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ी तेज गति से चलाने वाली ये 2 पटरी है। हम उसी पर बल दे रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स 9,000 करोड़ रुपए के अधिक लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, इसका भी काम यहां पर चल रहा है। करीब बहुत सारे प्रोजेक्ट अब पूर्णता पर पहुंचे हैं और उसका लाभ भी आने वाले दिनों में होने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि हिमाचल के उज्जवल भविष्य में टूरिज्म की एक बहुत बड़ी ताकत है। टूरिज्म वो क्षेत्र है जहां कम से कम लागत से अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है और भारत दुनिया के टूरिज्म के आकर्षण का केंद्र अब बनता चला जा रहा है। पहले लोग ताजमहल से अधिक कुछ ज्यादा परिचित नहीं थे। अब हिंदुस्तान को जानने समझने का विश्व में एक आकर्षण पैदा हो रहा है। आप देखिए 2013 में हमारे देश में विदेश के जो टूरिस्ट आए उसकी संख्या थी 70 लाख 2013 में और 2017 में ये संख्या बढ़कर के 1 करोड़ हो गई। यानी आप करीब करीब 45% की वृद्धि इसमें हो गई। 2013 और टूरिस्ट जब आता है बाहर का तो पैसे भी खर्च करता है और उसी से वहां रोजी रोटी की संभावनाएं बनती है। एक अनुमान है 2013 में जो टूरिस्ट आए करीब $18 बिलियन उन्होंने खर्च किया, जबकि 4 साल के भीतर भीतर ये टूरिस्टों का खर्च करने का दायरा है वो 18 बिलियन से बढ़कर के $27 बिलियन हो गया। करीब करीब 50% वृद्धि। यानी ये पैसे भी सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पहुंचते हैं और उसका लाभ होता है। 2013 में भारत में अप्रूव्ड होटल्स 1200 थी। 4 साल के भीतर भीतर ये अप्रूव्ड होटल की संख्या 1200 से बढ़कर के 1800 हो गई। सिर्फ 4 साल के अंदर इसमें भी
इतनी बड़ी वृद्धि देखी गई है। ये टूरिज्म का सफलता की दिशा में आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ट्रैवल और टूरिज्म का रैंकिंग करता है, कॉम्पिटिटिवनेस का रैंकिंग करता है। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सरकार आने के पहले हम 65वें नंबर पर पड़े थे। 4 साल के भीतर भीतर टूरिस्ट के मानदंड की दृष्टि से जो सुधार करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहिए, कनेक्टिविटी में बदलाव करना चाहिए, होटलों की व्यवस्थाओं में बदलाव करना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा का विश्वास पैदा होना चाहिए, ये सारे मानदंड के आधार पर दुनिया मूल्यांकन करती है। हमारी सरकार आने के पहले जहां हम 65 नंबर पे खड़े थे, आज मुझे खुशी है कि अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं और 25 के नीचे लाने की कोशिश है हमारी। और इसके कारण दुनिया के टूरिस्टों को इन मानदंडों के आधार पर टूरिज्म के अंदर हमने ई वीजा भी शुरू किया। ई वीजा के कारण भी विदेशी पर्यटकों को वीजा की कठिनाइयों से मुक्त होकर के बड़ी सरलता से भारत में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है। ये टूरिज्म का जैसे यहां महात्म्य है, वैसा ही यहां हमारे फौजी भाई रहते हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जहां मेरे फौज का कोई जवान न रहता हो। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से इस देश का सेना का जवान मांग रहा था, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। और जब चुनाव में दबाव पैदा हुआ 2013-14 में, तो जैसे इनकी आदत है झूठ मूठ आंख में धूल झोंको और अपना उल्लू सीधा कर लो, ये खेल चलता है। उस समय भी 1 रैंक 1 पेंशन, आप हैरान हो जाएंगे ये 1 रैंक 1 पेंशन क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या मांगे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने लोग हैं लाभार्थी, कितने कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कागजी काम नहीं, नारेबाजी चल रही थी। और हमारे फौज के वीरों को मूर्ख बनाने का काम उस समय की सरकार ने किया। सिर्फ 500 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बजट में 500 करोड़ देकर के उन्होंने चुनाव के पहले बड़ा गाजे बाजे बजाए कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। अभी जैसा किसान के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, उस समय जवान के लिए झूठ बोला था। जब हम आए तो हमें लगा चलो भाई ये 500 करोड़ तो इन्होंने रख करके गए हैं, हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देंगे। मैंने कहा लाओ भाई फाइल लाओ, कागज लाओ। आप हैरान हो जाएंगे, सारी सूची बना करके व्यवस्था करते करते डिपार्टमेंट की आंखों दम आ गया, कुछ नहीं था। और जब पूरा हिसाब किताब लगाया, सारी तैयारी कर ली और हिसाब लगाया भाई कितना रुपया लगेगा, 12,000 करोड़ रुपया जरूरत थी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। ये 500 करोड़ के नाटक कर करके हमारे देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप ऐसी सरकार ना कह सकते थे। देश का जवान इनडिसिप्लिन कभी नहीं करता है। 40 साल तक उसने इनडिसिप्लिन नहीं की, वो शिस्त और मर्यादा में रहा, वो अपनी बात बता रहा था। लेकिन आपने देश के लिए शहीद होने की तैयारी रखने वाला, मौत को मुट्ठी में रख करके सिर्फ भारत मां की जय के लिए जिंदा ये मेरा जवान, उसकी आंख में आग मिला करके आप बात नहीं कर पाए और झूठा काम किया। 500 करोड़ रुपया मजाक उड़ाया उसका। हम आए, हमने कहा हमको पूरा करना है, 12,000 करोड़ रुपए का बोझ आया। अब सरकार के लिए एक साथ 12,000 करोड़ निकालना मुश्किल होता है। मैंने सेना के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखो मेरी मदद करिए, मुझे करना है ये, एक मुश्त नहीं दे पाऊंगा, 3-4 टुकड़ों में दूंगा। तो जवानों ने कहा साहब आपके शब्द ये हमारे लिए सब कुछ होता है, अगर आपको लगता है 5 साल के बाद देना है तो 5 साल के बाद देना, लेकिन आपने कह दिया हमें भरोसा है। मैंने कहा जी नहीं, मुझे अभी देना है। और आज मुझे खुशी है
कि 4 किस्त में वो पैसे दिए और हमने ये सारा भुगतान कर दिया। मेरे देश के जवानों के पास पैसा पहुंच गया। 12,000 करोड़ रुपए लगा। भाइयों बहनों, ये लोग किसानों के लिए भी यही कर रहे हैं। 2008 में चुनाव के पहले ऐसे ही झूठ बोल करके किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी। किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया, माफ कितना किया? 60,000 करोड़। दिया कितना? 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ में से कहां गया? 35 लाख लोग ऐसे पैसे ले गए जिनका कोई खेत नहीं था, न खेती में कोई फसल का पैसा था, कुछ नहीं था। 35 लाख ऐसे ही चले गए पैसे। लेकिन उस समय अरबों खरबों के घोटाले इतने तेज हवा में चलते थे कि किसानों से लूटे गई बात कभी अखबार में छपी भी नहीं। सीएजी ने रिपोर्ट किया, देश के किसान, भला भोला किसान, जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसको कहिए, वो आपकी बात मानेगा। लेकिन कृपा करके झूठी बातें बता करके उसके जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उस समय किया, 6 लाख करोड़ का कर्ज था, 60,000 का बातें की और 52,000 से ऊपर दिया नहीं। पंजाब चुनाव के पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी के, अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया। थोड़े दिन पहले कर्नाटक का चुनाव था, वहां कर्ज माफी का वादा कर दिया और अब सिर्फ 800 किसानों को टोकन रुपया देकर के हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, जो काम कर नहीं सकते हो, आपको भी पता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झोंको, चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पे छुरा भोंको, ये खेल कब तक चलता रहेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सच्चाई की धरातल पर देश चलना चाहिए। जो कर सकते हैं उसको ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे जयराम जी का इस वर्ष को मनाने का जो नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। देश की जनता इस पर भरोसा करती है, हिमाचल की जनता भरोसा करती है कि भाई हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बस अब तो एक सुवर्ण युग आ गया, हर एक के घर की छत सोने की बन जाएगी, हर एक के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ऐसी बातें ना हमने की है, ना हम ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं। हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं। हिमाचल ने करके दिखाया है और उसका लाभ आज हिमाचल को मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैंने देखा है कि हिमाचली लोगों का प्यार कैसा होता है। कभी कभी अंदाज नहीं आता है कि क्या होता है। एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन को छू लिया। मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में एक स्थान पर जाना होता है, तो वहां पर एक परंपरा है कि सर को ढांकना पड़ता है। जैसे हमारे यहां गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर को ढांकना होता है, तो मुझे भी सर ढांकना था। तो मैं मेरे साथ हिमाचल की कैप रखता हूं, तो मैंने अपनी हिमाचली टोपी पहन ली और वो पहन करके इजराइल में मैं घूम रहा था। टीवी पर हिमाचल के लोगों ने इसको देखा। मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आई इस एक बात के लिए, हिमाचली टोपी पहनी मैंने इजराइल में, यानी मेरे हिमाचल का भाई कितना भावुक, कितना हृदय को आनंद देता है इसको। और जब मुझे भी अंदाज नहीं था कि इसका ये असर होता है, मुझे तो सर ढांकना था इसलिए मुझे टोपी पहननी थी और मेरे बैग में रहती है तो मैंने पहन ली। लेकिन उसको जब यहां के लोगों ने देखा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुझे मिला हो और मेरे इजराइल में हिमाचली टोपी पहनने वाली बात को उसने जिक्र न किया हो। ऐसे अपनापन, इतना प्यार जिन भाई बहनों ने मुझे दिया है, उनके प्रति मैं आज बड़े गर्व के साथ मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं जब भी जाता हूं हिमाचल टूरिज्म,
इसकी बात जहां भी मौका मिलता है करता रहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हूं। यहाँ की प्रगति का मुझे एक विशेष आनंद होता है। तो मैं भी आपका एक सेवक बन करके इस काम को कर रहा हूं। टूरिज्म को बल देने में एक बहुत बड़ा काम होता है स्वच्छता, और आज मैं हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं। हिमाचल के नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की बात को एक संस्कार में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है। आज देश भर के टूरिस्ट हिमाचल आते हैं, यहां की स्वच्छता की चर्चा करते हैं। हिमाचल ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का काम आप लोगों ने किया। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा करके हिमाचल को साफ सुथरा रखने का काम किया है। और ये सिर्फ स्वच्छता आरोग्य के लिए ही नहीं, हिमाचल के टूरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है स्वच्छता। उस काम को भी हिमाचल ने किया है, और इसके लिए भी मैं हिमाचल के लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूरिज्म को बल देने में आपने जो होम स्टे का अभियान चलाया है, जब धूमल जी थे तब उसका प्रारंभ हुआ। मैं भी कुछ ऐसे होम स्टे में विशेष करके जाता था देखने रहने। कुछ तो हमारे कार्यकर्ता भी होम स्टे चलाते थे। लेकिन आज हिमाचल में होम स्टे एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है, और दुनिया के टूरिस्ट भी बड़ी बड़ी होटलों के बजाय होम स्टे पसंद करते हैं। इतने छोटे से राज्य में 80,000 से ज्यादा ऑनलाइन होम स्टे की रजिस्ट्री मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम आपने किया है, और ये नागरिकों ने किया है। हिमाचल के विकास में टूरिज्म को अपनत्व देने का काम होम स्टे से होता है, और वो आपके द्वारा हुआ है। और इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत आपका साधुवाद करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों के लिए जो योजना बनाई है, भारत सरकार की जो योजना है, उसके साथ उन्होंने जोड़ करके हिमाचली नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए आपकी जो योजना है वो सचमुच में उत्तम परिणाम देने वाली योजना है। और उसमें पुरुष उद्यमियों को 25% और महिला उद्यमियों को 30% ये सब्सिडी, ये प्रोत्साहन, ये मूलभूत ताकत हिमाचल की बनने वाली है। स्टार्टअप की दुनिया में हिमाचल भी अपना नाम बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डिजिटल इंडिया, मोबाइल कनेक्टिविटी, अब हिमाचल भी उसका हकदार है। बहुत तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम चल रहा है। इसका लाभ टूरिज्म को भी मिलता है, नौजवानों को मिलता है। और बीच में मुझे कॉमन सर्विस सेंटर पर से लोगों से बात करने का मौका मिला था, हिमाचल के लोगों से भी बात करने का मौका मिला था, और मैंने देखा कि कॉमन सर्विस सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आज किस प्रकार से हमारे हिमाचल के लोग कर रहे हैं। आज सीमा पर हमारा बेटा किसी का है तो मां को, चल बेटा आप टेलीफोन जल्दी बंद कर, बिल चढ़ रहा है, ऐसा कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मां को भी मालूम है अब मोदी है, मोबाइल मुफ्त में है, और इसलिए बेटा सीमा पर है तो मुफ्त में बात लंबी करते हैं। फिर बेटा कहता है बा मुझे तो जाना पड़ेगा, वहां विसल बज रही है, फिर मां बड़ी मुश्किल से फोन रखती है। आज मोबाइल फोन डाटा इतना सस्ता हो रहा है कि एक जमाना था कि मोबाइल फोन पर मैसेज आया है तो वो सोचता है खोलूं कि ना खोलूं, कहीं बिल चढ़ जाएगा। तो आज डेटा सस्ता हो रहा है, आराम से अब उसको डेटा के पैसों की चिंता कम है, मोबाइल पर बात करना तो मुफ्त हो गया है। अब उसको चिंता ये रहती है कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज न हो जाए, ये अलग से चिंता हो रही है। तर इतना बड़ा बदलाव आज हिमाचल में हम देख रहे हैं तो हमारी खुशियां बहुत बढ़ जाती है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना हिमाचल में है, और मैंने जयराम जी को भी कहा था, और मैं गवर्नर साहब का भी बहुत आभारी हूं, को हिमाचल में कृषि क्रांति का बीड़ा उठाया है। आज भी मैं कहता हूं हिमाचल के भाइयों बहनों, हिमाचल ने बीड़ा उठाना चाहिए। हिमाचल को जल्द से जल्द ऑर्गेनिक स्टेट बनाए। हिमाचल के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान न हो, प्राकृतिक पद्धति से खेती हो,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिमाचल देखते ही देखता है ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है, और एक बार ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार उनका इंतजार कर रहा है। आज हिंदुस्तान में सिक्किम एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है, हिमाचल में वो ताकत पड़ी है। मैं आग्रह करूंगा कि हिमाचल के किसान इस योजना का लाभ उठाएं। आज जब मैं पूरा वहां प्रेजेंटेशन रखा है कि किस प्रकार से खेती में बदलाव आ रहा है, जीरो बजट फार्मिंग कैसे किया जा सकता है, गाय दूध न देती हो तो भी खेती का हिस्सा कैसे बन सकती है, इन सारे विषयों को मुझे विस्तार से समझाया गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गरीब से गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का उसका बीमारी का खर्चा, बड़े ऑपरेशन करवाने तो बड़े अस्पताल में हो जाएंगे, और 5 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार देगी। उसमें अब हिमाचल ने भी अपना जोड़ा है। 100 दिन नहीं हुए अभी तो इस योजना को, 100 दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना उपचार करवाया है। मुझे यहां एक माता जी से मिलने का मौका मिला। उसने कहा मेरे हृदय रोग की बीमारी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आई तो मैंने मेरे हृदय की बीमारी को ठीक करवाया, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, मन को इतना आनंद हो रहा था कि किसी मां की जिंदगी बच जाती है। पैसों के अभाव में किसी का बेटा नहीं मरता है, ये अपने आप में जीवन को संतोष देने वाली बात है। और आज बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहे हैं। आरोग्य के क्षेत्र में हमारे हिमाचल में 2014 से पहले मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस की 300 सीटें थी, और 4 साल के भीतर भीतर ये 700 पर पहुंच गया है। कहां 300 और 4 साल के भीतर कहां 700। आप देख सकते हैं कि यहां के नौजवानों के लिए कैसे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की ओर हम बल दे रहे हैं। हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार, हिमाचल को अब डबल इंजन की ताकत मिली है, और डबल इंजन की ताकत मिली है तो बड़े बड़े पहाड़ों पर भी विकास को बड़ी तेजी से ले जा सकते हैं। इस काम में हम लगे हैं। लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है, जो लूट चलाई गई है, खजाने को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, उसके खिलाफ मैंने एक लड़ाई छेड़ी हुई है। और आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया। सरकार जो पैसे हैं, जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाएं। उसका परिणाम ही आया, 6 करोड़ लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए, और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं। 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल, 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे जी। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था। अब मोदी ने सब बंद करवा दिया। 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए। जो सही होगा उसको मिलेगा, हक का मिलेगा। और जो, अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था, तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा। जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे। कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा। चलता होगा नहीं चलता होगा? अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई। अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको चौकीदार से डर लगने लगा है, चौकीदार से डर लगने लगा। चोरों की नींद हराम हो गई है कि चौकीदार सोने को तैयार नहीं है, चौकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। लेकिन आपके आशीर्वाद है, इन परेशानियों को भी परास्त करेंगे और देश में ईमानदारी के प्रयास, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी का काम, ईमानदारी का लोकहित, इसी को लेकर के आगे चलेंगे। इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में एक वर्ष को मनाने के लिए आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। मुझे जयराम जी ने बताया, आते समय एक अकस्मात हुआ। कुछ लोग यात्रियों को उसमें जो इस कार्यक्रम में आ रहे थे उनको इंजरी हुई। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आवश्यक जो भी व्यवस्था होगी, जयराम जी स्वयं इसको देख रहे हैं। भारत सरकार को भी जो जरूरत होगी, मैं आपके साथ हूं। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि आप में से ठंड में, मुझे मालूम है कि यहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग तो 2 दिन पहले से चले होंगे, रात रात चले होंगे, कुछ लोग 1 दिन पहले यहां पहुंच गए होंगे। इतनी ठंड में भी इतना कष्ट उठा करके आप आए हैं। मैं चाहूंगा कि वापस जाते समय कहीं, क्योंकि हिमाचल में पहाड़ों में अकस्मात बहुत स्वाभाविक होते रहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अकस्मात हो, किसी की जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, सुख चैन के साथ आराम से जाइए। जाने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, भले लग जाए, लेकिन आराम से जाइए। आपका स्वास्थ्य संभालिए और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। कंधे से कंधा मिला करके चल पड़े। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में, आभार में यहाँ उमड़ पड़ा है हिमाचल और सभी आपके सम्मान में करबद्ध खड़े हैं आपके आभार के लिए। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो जवाब हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत हैं। आइए हम सब मिलकर साथ बढ़ें,